मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे बड़े सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मगरमच्छ को सीबीआई ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसी चली, ऐसा कुछ हुआ कि डीआईजी भुल्लर चारों खाने चित हो गए। डीआईजी भुल्लर को शायद यह एहसास था, या उनकी जो लीगल टीम थी उनको यह समझा रही थी कि पैसे के दम पर बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि क्या कुछ हो सकता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं डीआईजी भुल्लर इस पूरे मामले को, यानी कि जो उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेट कराना चाहते थे। और उसे लेट कराने के लिए डीआईजी भुल्लर इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से उस अदालत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। परंतु सीबीआई ने एक ही झटके में डीआईजी भुल्लर को धराशायी कर दिया। डीआईजी भुल्लर पूरी तरीके से अपने सोर्सेज के आधार पर जो बाहर रहकर उनके लिए काम कर रहे थे। आप जरा ये सोचें कि ये पूरा का पूरा मामला या तो प्रशासनिक होता है या फिर पुलिस का होता है। अब पुलिस प्रशासन के अंदर जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर की पैठ थी, उससे लगता था कि डीआईजी भुल्लर अपने इस मामले को, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले को, या फिर यूं कहें पंजाब के ही नहीं पूरे देश के अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामले को, जो किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ लाना चाहते थे, ट्विस्ट लाना चाहते थे, जिसके आधार पर डीआईजी भुल्लर जेल से बाहर निकल आए। और अगर बाहर डीआईजी भुल्लर एक बार आ जाएंगे तो समझिए बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे। यही बात तो सीबीआई को और सीबीआई की लीगल टीम को और अदालतों को शायद खटक रही है कि कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर इस बात का फायदा उठाकर, किसी भी एक पॉइंट का फायदा उठाकर अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो डीआईजी भुल्लर इस पूरे मामले को किसी ना किसी तरीके से कमजोर कर देंगे और बाद में यह मामला कहीं नहीं ठहर पाएगा। यही डीआईजी भुल्लर की योजना थी। परंतु सीबीआई डीआईजी भुल्लर जैसे अधिकारियों से 4 कदम आगे निकली। जिस बात के लिए डीआईजी भुल्लर जिस पॉइंट पर सीबीआई की टीम को अंगूठा दिखाना चाहते थे, ठेंगा दिखाना चाहते थे, वो पूरा का पूरा पॉइंट ही सीबीआई ने खत्म कर दिया। हम आपको इस बारे में बड़े तफसील से, पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। आप जरा सोचिए किस तरीके से डीआईजी भुल्लर पूरे मामले को निपटवाना चाहते थे, लेकिन सीबीआई 4 कदम आगे चली और सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को ऐसी मात दे दी कि अब बहुत लंबे समय तक चाह कर भी डीआईजी भुल्लर बाहर नहीं निकल पाएंगे। आजकल डीआईजी भुल्लर चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर बंद है। डीआईजी भुल्लर ने एक पैतरा यह भी चला था सरकार के साथ मिलकर। देखिए, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, जो पंजाब में यह कहकर आए थे हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। पंजाब के अंदर यह वादा करके आए थे कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वही अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की सरकार किस तरीके से एक बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी को बचा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार आखंड डूबी हुई नजर आ रही है। और इस डूबने से अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि हम सरकार की बात करें, सरकार अपने आप को बचाने के लिए, अपने नुमाइंदों को बचाने के लिए डीआईजी भुल्लर की मदद करना चाहते थे। यही कारण था कि ना चाहते हुए भी उन्होंने कुछ घंटे पहले यानी कि 12:30 बजे सीबीआई दूसरी एफआईआर दर्ज करती है आय से अधिक संपत्ति की, और 10:30 बजे पंजाब सरकार की विजिलेंस अपने यहां एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। और जानते हैं उसका सोर्स क्या था? सोर्स था सोशल मीडिया पर खबर चले। मतलब टू मच हंसी वाली बात है। कोई इतनी भी बड़ी गलती कर सकता है प्रशासन में रहकर, सरकार में रहकर, यह पहली बार देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि पंजाब सरकार, पंजाब के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो पुलिस और प्रशासन पर इस कदर हावी हो चुके हैं कि वो कुछ भी करेंगे तो सब कुछ
जो आम आदमी पार्टी चाहेगी वही ये नेता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही ये प्रशासनिक अधिकारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो विजिलेंस के अधिकारियों ने 10:30 बजे ही एफआईआर दर्ज कर ली। जैसे ही उन्हें सीबीआई के सूत्रों से पता चला, सीबीआई के जो सरकार के सोर्स वहां पर होंगे उनके हवाले से जब ये पता चला कि सीबीआई 12:30 बजे इस पर एफआईआर दर्ज कर रही है आय से अधिक स्रोत की, तो इससे पहले 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली विजिलेंस ने। और यह भी उसको डीआईजी भुल्लर को बचाने का एक पैंतरा था, लेकिन यह भी पूरी तरीके से अदालत के अंदर फेल हो गया। उल्टा पंजाब सरकार को, विजिलेंस को फटकार और सहनी पड़ी। लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं दरअसल है क्या। डीआईजी भुल्लर को के खिलाफ पहली जो एफआईआर थी 16 अक्टूबर को यह दर्ज हुई थी। 16 अक्टूबर को पहली एफआईआर सीबीआई तब दर्ज करती है जब डीआईजी भुल्लर को उसके दलाल कृष्ण शारदा के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें पूरी जांच चल रही थी और यह मामला जो है, यह मामला रिश्वत लेने के रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का यह मामला था। यानी किसी सरकारी अधिकारी के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, यह मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर के खिलाफ दर्ज किया था। सीबीआई ने भुल्लर के खिलाफ दूसरी एफआईआर नवंबर के पहले सप्ताह में दर्ज की थी और ये जो मतलब 5 और 6 नवंबर के आसपास रात की दरमियानी रात की बात है, इसमें दर्ज की थी। और इस एफआईआर में स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला था, यानी कि यह मामला स्रोतों से अधिक संपत्ति का था। यानी कि जो अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियां थी डीआईजी भुल्लर की, उसको लेकर यह मामला सीबीआई ने दर्ज की थी दूसरी एफआईआर। अब अदालतों को भुल्लर की जो जमानत के साथ ही यह देखना होगा कि इन दोनों मामलों में डिफरेंस क्या था, और वही डिफरेंस देखकर अदालत ने डीआईजी भुल्लर को जमानत देने से इनकार किया। हम आपको यहां पर बता देते हैं कि यह पूरा मामला जब यह दर्ज हो गया तो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर यही चाहते थे कि अब जो केस दर्ज हुआ है, सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है, लेकिन सीबीआई किसी भी तरीके से टाइम पर उसकी चार्जशीट जमा ना कर पाए। डीआईजी भुल्लर और उनकी लीगल टीम पूरी तरीके से अपने सोर्सेज को साध रही थी, कोशिश कर रही थी कि ऐसा ना हो पाए, सीबीआई टाइम पर एफआईआर दर्ज ना करे। हम आपको यहां पर एक याद दिला देते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के और संजय सिंह के मामलों की। इनमें यही मामला बार बार उठाया गया था कि यहां पर जो ईडी थी वो समय पर चार्जशीट जमा नहीं कर पाई, जिसका फायदा इनको मिला और ये जमानत पर छूटकर बाहर आ गए। जमानत पर छूटकर, छूटे नहीं है, जमानत पर छूटकर बाहर गए। दरअसल है क्या, ये सारा मामला हाल ही में जो केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई थी और जो दंड संहिता था उसे न्याय संहिता बना दिया गया था, यानी कि बीएनएस। हाल ही में लाए गए ये कानून बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में 60 दिनों के भीतर अगर चार्जशीट दायर नहीं की जाती है तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है, आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। इसका प्रावधान बीएनएस के अंदर रखा गया है। अगर जांच एजेंसी चाहे तो भी पुलिस किसी भी तरीके से, कोई भी जांच एजेंसी हो, यानी कि पुलिस हो, सीबीआई हो, विजिलेंस हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, अगर वो समय पर ऐसा नहीं कर पाती है, यानी कि समय पर चार्जशीट जो समय दिया गया 60 दिनों का, 60 दिनों के भीतर जांच एजेंसी कोई भी हो, पुलिस हो, विजिलेंस हो या सीबीआई हो, कोई भी जांच एजेंसी, उसे 60 दिनों के भीतर चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल करनी होती है। अगर नहीं कर पाई तो डिफॉल्ट बेल का अधिकारी जो आरोपी होता है वो बनता है, यानी कि वो अपने लिए डिफॉल्ट बेल मांग सकता है कि देखिए एजेंसी ने समय पर अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए, और अदालत को देना होगा। यह एक प्रावधान था। इसी बात का फायदा डीआईजी भुल्लर उठाना चाहते थे कि सीबीआई बस अपनी चार्जशीट समय पर दाखिल ना करे ताकि उसे बेल मिल जाए। आरोपी ऑटोमेटिकली जमानत का अधिकार मिल जाता है आरोपी को, और इस मामले में भी सीबीआई ने 60 दिनों में चार्जशीट दायर कर दी। अब जिस बात को रोकने की कोशिश डीआईजी भुल्लर कर रहे थे, उनकी टीम कर रही थी, अपने सोर्सेज के आधार पर सीबीआई ने किसी भी चीज की एक नहीं सुनी, और इसकी क्योंकि मॉनिटरिंग डायरेक्ट गृह मंत्रालय कर रहा था,
तो सीबीआई का सवाल ही नहीं होता था कि इस मामले को लेट करती। सीबीआई ने 60 दिनों के भीतर भीतर पहली चार्जशीट अदालत के अंदर दायर कर दी। बस यहीं पर डीआईजी भुल्लर को पटखनी दे दी सीबीआई ने। अब ये जो पूरा भुल्लर का एक कानूनी रास्ता मिलना था वो रास्ता मिल नहीं पाया, यानी कि डिफॉल्ट बेल के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और अब यह मामला मेरिट पर अदालत में चलेगा। बस अब वो कम से कम पहले मामले में डिफॉल्ट बेल नहीं मांग सकता है। अब हम आपको यहां पर इसकी दूसरी एफआईआर की बात करते हैं। दूसरी एफआईआर नवंबर के 5-6 तारीख को, नवंबर के महीने में पहले सप्ताह में जो सीबीआई ने आय से अधिक स्रोतों के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की थी। और ये जो आय से अधिक स्रोतों के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की थी, इसकी जो म्याद है, यानी कि 60 दिनों की जो म्याद है, वो जनवरी में जाकर पूरी होती है। जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी म्याद पूरी होती है। यानी कि ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई जो मामला आय से अधिक स्रोत का दर्ज किया गया था डीआईजी भुल्लर पर, उसमें भी चार्जशीट समय पर दर्ज कर देगी, यानी कि अदालत में पेश कर देगी। इसका मतलब यह होगा कि डीआईजी भुल्लर को किसी भी हाल में जमानत नहीं मिल पाएगी। बहुत बड़ा यह मामला हो जाएगा और डीआईजी भुल्लर के जो कानूनी पेचीदगियों को अपनाते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए जेल से बाहर आने का जो रास्ता था वो बंद हो जाएगा। बहुत बड़ा सीबीआई ने यह कदम उठाया। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, अभी कृष्णु शारदा बाकी है। कृष्णु शारदा के जो मोबाइल जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, जो मोबाइल डेटा है, जो उनकी सीडीआर है, इन सब के आधार पर अभी और बहुत सारी मछलियां फंसेंगी इस मामले में। सीबीआई उसकी अलग से जांच कर रही है, अलग से टीम बनाई गई है। ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन डीआईजी भुल्लर बेहद परेशान है। डीआईजी भुल्लर अपनी जमानत पाने के लिए बाकायदा अपनी जो टीम थी उसके आधार पर उनके साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहते हुए डीआईजी भुल्लर को खाली हाथ वापस लौटा दिया कि आप जाइए निचली अदालत के पास, जहां पर शुरुआती दौर में आपका मामला चल रहा है, उसी से आप संपर्क कीजिए, वहीं से आपको कुछ राहत मिलेगी तो मिल सकती है, अदरवाइज यहां आपको सीधे नहीं आना है। क्योंकि यह आपराधिक प्रवृत्ति का मामला था, एक कहा जाए कि जो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला था, तो इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट डीआईजी भुल्लर को नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचे और कई तरीके की इसमें रुकावटें खड़ी करने की कोशिश डीआईजी भुल्लर ने की थी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि हम आपको एक बार बैकग्राउंड में बताते हैं थोड़ा सा। 16 दिसंबर 2025 को डीआईजी भुल्लर रंगे हाथों 8.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए अपने दलाल कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार हुए थे। डीआईजी भुल्लर पंजाब ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की मछली थी। और यहां पर एक चीज और बताते थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के साथ मिलकर, यानी कि सरकार की मशीनरी के साथ मिलकर डीआईजी भुल्लर और उनकी पूरी ये जो गैंग था, ये जो मंडी गोविंदगढ़ है, स्क्रैप की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी गोविंदगढ़ है, उनके साथ मिलकर यहां पर जीएसटी की सबसे बड़ी लूट की जा रही थी। यानी कि जीएसटी का जो डाका मारा जा रहा था, लूट की जा रही थी, उसमें डीआईजी भुल्लर के सीधे सीधे तार जुड़ रहे थे। डीआईजी भुल्लर को जो फंसवाया जिसने जो आकाश बत्ता ने, वो आकाश बत्ता इसी मंडी गोविंदगढ़ का दलाल था। ये मामलों को सुलटाते थे और जीएसटी की चोरी करके अधिकारियों को, नेताओं को और खिलाकर अपनी जेब में एक मोटी रकम डाला करते थे। ये सब एक ऐसा नेक्सस, ऐसा नेटवर्क जो भारत सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा रहे थे। अब ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से और डीआईजी भुल्लर अभी फड़फड़ा रहे हैं बुड़ैल जेल के अंदर। लेकिन हाल ही में उन्हें कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर एक बार डीआईजी भुल्लर अपनी लीगल टीम के साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता तलाशने की सोचेंगे। देखते हैं आगे भुल्लर का कदम क्या होगा, क्योंकि सीबीआई पटकनी दे चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।